अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डायरेक्टर नोमी अपनी ऑफिस में बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था और उसके साथ ही वो काफ़ी गहराई में जाकर सोच रहा था कि अचानक ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई तो नोमी ने अपने ख्यालात को दूर किया और कहा, कौन है? आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। इसके साथ ही एक आदमी ऑफिस में दाखिल हुआ और नोमी को सलाम करने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, डायरेक्टर साहब, मुबारक हो, आपकी तलाश ख़त्म हो गई है। ये सुनकर नोमी ने सिगरेट डस्टबिन में फेंका और उस आदमी की बात सुनने के बाद क्यूरोसिटी से पूछा, मैं समझा नहीं, अशफाक हुसैन, तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात करो। अरे डायरेक्टर साहब, आप ही ने तो मुझे अपने सीरियल खौफनगर के लिए लोकेशन ढूंढने को कहा था, शायद आप भूल गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भूला नहीं था, बल्कि मैं ज़रा अपने उसी सीरियल को लेकर कुछ सोच रहा था। तुम बताओ, मिली कोई लोकेशन या नहीं? अरे सर, लोकेशन तो आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा बेहतर मिली है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सच कह रहा हूँ कि एक ऐसी हवेली ढूंढी है मैंने जो सदियों पुरानी है, कम से कम 400 साल से भी ज़्यादा। लेकिन उस हवेली को देखकर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नई बनाई गई हो। मगर आसपास के लोगों से उस हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सदियों पहले वो हवेली एक राजा ने बनाई थी अपने लिए। उसे शहर के शोर शराबे से बहुत नफरत थी, इसलिए उसने एक वीरान जगह पसंद की, और जहाँ सबसे ज़्यादा वीराना था या लोगों का आना जाना बहुत कम था, वहाँ उसने हवेली की बुनियाद रखी। कई सालों तक वो राजा उस हवेली में रहता रहा, लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके राजा की सारी फैमिली और उस हवेली में रहने वाले बाकी लोग रहस्यमयी ढंग से मारे गए थे। उस दौर के लोकल लोगों ने उनकी लाशें हवेली के साथ ही दफना दी और यूं जैसे वहाँ एक कब्रिस्तान भी आबाद हो गया। मैंने देखा है, वहाँ पर कब्रों की गिनती 30 से 40 के लगभग होगी। और सबसे अच्छी बात, आपके सीरियल वाली कहानी के डिमांड के हिसाब से कब्रें हवेली के साथ ही हैं और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी हैं। लेकिन अशफाक, वहाँ पर शूटिंग करने के लिए हमें किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो हवेली किसी की मिल्कियत नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं, और न ही कोई हवेली में आता जाता है। उसके उलट जब भी मैंने हवेली के अंदर जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर कोई न कोई तो यहाँ रहता होगा, क्योंकि मैंने इतने सालों से वीरान पड़ी इस हवेली में कहीं कूड़ा करकट नहीं देखा। मुझे तो वो जगह बहुत अच्छी लगी है। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है अशफाक, अगर तुम कहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम कल ही टीम के साथ वहाँ रवाना हो जाएंगे। तुम ऐसा करो कि हमारे जाने से पहले वहाँ पर रहने का इंतज़ाम करवा दो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए एक्टर्स को और स्टाफ को। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर अशफाक वहाँ से चला गया तो डायरेक्टर नोमी ने सुख का सांस लिया और सीरियल के एक्टर्स और बाकी स्टाफ को फ़ोन करके कल के बारे में बताने लगा। सारे लोगों ने जो सीरियल में काम करने वाले थे, सब ने हाँ कहा, सिवाय अमजद और साइम के। उन्होंने कहा, डायरेक्टर साहब, आप लोग चलकर बाकी एक्टर्स के शूट ले लीजिए, हम दोनों कुछ दिन बाद आ जाएंगे। हालांकि खौफनगर सीरियल के मेन कैरेक्टर वो दोनों थे, अमजद और सायम, जो अपने बाकी कामों की वजह से नहीं आ सकते थे। इसलिए अगले दिन दोपहर होने तक नोमी ने सारे स्टाफ को इकट्ठा कर लिया और उन्हें बताया कि हम अपने सीरियल खौफनगर के लिए
एक ऐसी हवेली में शूटिंग करने जा रहे हैं जो सदियों से वीरान पड़ी है। सबको ये सुनकर हैरत हुई, लेकिन जहां वो सब चल रहे थे वहां किसी के दिल में इनकार की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती थी। इसलिए सारा स्टाफ अपना ज़रूरी सामान बांधे गाड़ियों में जा बैठा और यूं हुई उस हवेली की तरफ रवानगी। शाम होने से पहले सारे लोग हवेली तक पहुंच गए। अशफाक हुसैन वहां पहले से ही सारे इंतज़ाम पूरे करके बैठा था। अशफाक ने स्टाफ का हवेली के मेन गेट पर खड़े होकर वेलकम किया और स्टाफ की गाड़ियां हवेली के अंदर चली गईं। सिवाय एक कार के, वो बाहर ही खड़ी करनी पड़ी क्योंकि हवेली में गाड़ी खड़ी करने की और गुंजाइश नहीं थी। सारे स्टाफ मेंबर्स ने हवेली का अच्छे से जायज़ा लिया और डायरेक्टर नोमी से हवेली के बारे में तरह तरह के सवाल किए। शाम गहरी हुई तो नोमी ने सीरियल के शूट के लिए सेट लगवाया। सारी तैयारियां पूरी हो गईं। डायरेक्टर नोमी ने अपने शूट की एक्ट्रेस हुमा को सीन समझाया कि इस तरह उसे छत पर जाकर जलती हुई कैंडल पकड़कर ख्यालों में खड़े होने की एक्टिंग करनी है और इशारे से समझाया कि तुम्हें वहां तक चलकर जाना है और सारे शूट में छत की दीवार के साथ साथ चलना है ताकि शॉट लेने में आसानी रहे। थोड़ी देर बाद नोमी का जो असिस्टेंट था मुनीब, उसने हुमा को छत पर छोड़ा और उसे सीन दोबारा से समझाकर नीचे आ गया। जब शूट रेडी हो गया तो हुमा कैंडल लिए दीवार के साथ साथ चलने लगी। अभी वो चलकर थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे छत पर एक बेहद भयानक शक्ल वाली औरत सामने दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। वो हुमा को अपनी तरफ इशारा करके बुलाने लगी, आओ मेरी तरफ आओ। वो औरत हुमा के अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। वो औरत हुमा को बुला रही थी और हुमा बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ चलती जा रही थी। शूट पूरी होने पर नोमी ने कट का इशारा दे दिया था और सारा स्टाफ अब अगले शूट की तैयारी करने में लगा हुआ था, मगर हुमा उस अनजानी औरत के इशारों पर चल रही थी। तभी वो औरत छत से होती हुई हवा में उड़ती हुई नीचे बागीचे की तरफ जाने लगी और उसे बुलाने लगी और हुमा बेइख्तियार दीवार पर चढ़ गई। अभी वो दीवार पर चढ़ी ही थी कि किसी ने डायरेक्टर नोमी से कहा, शूट तो ख़त्म हो गया है, फिर ये हुमा दीवार पर क्यों चढ़ रही है? नोमी और उसके असिस्टेंट ने जब ये देखा तो हुमा को आवाज़ देने लगे, हुमा क्या कर रही हो? पीछे हो जाओ, मत चढ़ो दीवार पर। मगर हुमा तो जैसे किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। इससे पहले कि वो दीवार से उस ना दिखने वाली औरत के कहने पर छलांग लगाती, मुनीब ने उसे आकर पकड़ लिया और दीवार से नीचे उतारकर चिल्लाने लगा, तुम पागल हो गई हो हुमा, ये क्या करने जा रही थी? दीवार से क्यों कूद रही थी तुम? बोलो, अगर गिरकर मर जाती तो क्या जवाब देते हम तुम्हारे घर वालों को? हुमा ने होश संभाला और कहा, मुनीब, यहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वो मुझे अपने पास आने को कह रही थी और मैं बेबस होकर उसकी तरफ चल पड़ी। मुनीब ने आसपास देखा और कहा, कहाँ है वो बूढ़ी औरत? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुनीब, मेरा यकीन करो, वो यहाँ पर थी। हुमा, ये तुम्हारा वहम होगा। अगर यहाँ कोई चीज़ होती तो ज़रूर दिखाई देती हमें। इतने में बाकी सब लोग भी हुमा और मुनीब के पास आ गए। डायरेक्टर नोमी ने पूछा कि क्या हुआ हुमा को, तो मुनीब ने कहा, सर, हुमा कह रही है कि इसने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। अरे हुमा, क्यों ऐसी बातें करके सबको डराना चाहती हो? अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो सबको दिखाई देता। यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं है। चलो उठो और जाओ सब नीचे।
और अगले शूट की तैयारी करो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाकी सारे लोग छत से नीचे आ जाते हैं, सिवाय डायरेक्टर नोमी के। वो छत पर ही खड़ा रहा और आसपास के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा। उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं। नोमी ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, मैं हूं यहां पर। तुम्हें इसलिए अपना चेहरा दिखाया है ताकि तुम दोबारा ये ना कहो कि इस हवेली में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं रहता। मैं भी यहीं रहती हूं। अब तो नहीं कहोगे ना कि कोई नहीं यहां पर? फिर अचानक बूढ़ी औरत ने अपना हाथ नोमी की तरफ किया तो नोमी की रूह उसके जिस्म से निकलती हुई महसूस हुई। वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग छत पर आ गए तो उस बुढ़िया को देखकर सब दंग हो गए और कुछ तो वहां से नीचे भाग आए। मुनीब ने फौरन नोमी को पकड़ा और नीचे ले आया। नोमी ने कहा, हुमा, तुमने ठीक कहा था। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है जो इस हवेली में रहती है और यहाँ आने वालों को मार देती है। हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। और फिर वो मर गया। नोमी की इस तरह मौत ने सबको झिंझोड़ कर रख दिया। कई लोग कहने लगे कि हमें इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। अभी वो 2 कदम ही बढ़े होंगे कि बाहर की तरफ से जबरदस्त आंधी तूफान आ गया। पेड़ों के पत्ते उड़ उड़कर हवेली में मौत का समा बांध रहे थे। मुनीब ने कहा, सब कमरों में चले जाओ, कोई भी बाहर नहीं रह जाए, बहुत तेज तूफान है। वो लोग डायरेक्टर नोमी की लाश भी वहीं बाहर छोड़कर अंदर चले गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी की चीख सुनाई दी। सब लोग कमरे से बाहर आए तो देखा कि 2 लोग मरे पड़े थे और वहां से डायरेक्टर नोमी की लाश गायब हो चुकी थी। जैसे ही ये लोग उन्हें देखने बाहर आए तो कमरे में मौजूद डर से कांपती हुमा की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो अचानक खामोश हो गई और जब मुनीब कमरे में पहुंचा तो हुमा मर चुकी थी और वो सोच रहा था कि ये क्या बात है। वो चुड़ैल जिसे भी मार रही है उसकी आंखों से खून बह निकलता है। बाकी लोगों को साथ लिए जब वो कमरे में हुमा की लाश को अकेला छोड़कर बाहर वालों की लाश अंदर लाने के लिए गए तो ये देखकर परेशान हो गए कि उनकी भी लाशें गायब हो चुकी हैं। मुनीब दोबारा जब हुमा की लाश के पास आया तो वो भी गायब हो चुकी थी। मुनीब ने सबको इकट्ठा किया एक कमरे में और कहा, वो चुड़ैल बहुत जालिम है, हम सबको एक एक करके मार रही है। हमारी जिंदगी इसी में है कि हम इकट्ठे रहें एक कमरे में। सबने मुनीब की बात पर हाँ कहा, लेकिन मुनीब सोच रहा था कि आखिर लाशें कहाँ गायब हो गई हैं। मुनीब ने अभी इतना ही कहा था कि कमरे की हर चीज़ गिरने लगी। मजबूरन सबको कमरे से बाहर आना पड़ा और बाहर इतना तूफान था कि जैसे ही वो सब बाहर निकले एक दूसरे से जुदा हो गए। एक एक करके वो चुड़ैल सबको मारती रही। मुनीब ने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो वो दौड़कर छत पर चला गया और बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मुनीब की नज़र बाहर वाले कब्रिस्तान पर पड़ी और उसके बाद तूफान भी थम गया। मुनीब ने छुप कर देखा कि वो चुड़ैल मरने वालों की लाशें कब्रिस्तान में ले जाती है और किसी न किसी कब्र पर रख देती है। तो थोड़ी देर बाद वो लाश अपने आप ही कब्र में समा जाती। ये डरावना मंजर देखकर मुनीब का दिल हिल गया, मगर उसने हार नहीं मानी। पूरी रात में सारा स्टाफ मारा जा चुका था सिवाय मुनीब के। उसने अपने साथ होने वाले जुल्म की कहानी एक कागज़ पर लिख दी। इतने में सुबह भी होने लगी। वो कमरे से निकला और बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट की,
लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकी। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी भयानक चुड़ैल पर पड़ी। वो पूरी तरह से मुनीब को मारने के लिए तैयार खड़ी थी। मुनीब गाड़ी से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ भागा, मगर ठोकर लगने से गिर गया और वो चुड़ैल उसके ऊपर झपट पड़ी। उसने अपने तेज नाखूनों से मुनीब को चीर फाड़ डाला। वो कराहता हुआ वहीं पर रेत के जर्रों की तरह कब्र में समा गया और यूं सारे स्टाफ की मौत एक ही रात में हो गई और किसी को पता नहीं चला। दूसरे दिन वादे के मुताबिक अमजद और सायम हवेली आ पहुंचे। उन्होंने जब हवेली में किसी को नहीं पाया तो परेशान हो गए। फिर सायम की नज़र मुनीब के लिखे हुए कागज़ पर पड़ी तो वो कहने लगा, ओ मेरे खुदा, वो तो सब मारे गए। लेकिन उसी लम्हे सायम ने कुछ सोचते हुए पीछे वाले कब्रिस्तान का रुख किया और वहाँ पर कब्रें खोदना शुरू कर दीं। पहली कब्र में उसे मुनीब की लाश मिली, फिर डायरेक्टर नोमी की और फिर एक कब्र से बालों का गुच्छा मिला। सायम ने वो बाल जैसे ही कब्र के अंदर जलाए तो वो चुड़ैल चिल्लाती हुई वहाँ पर आ गई और बालों के साथ ही जलकर राख हो गई। अमजद ने सायम से पूछा कि ये क्या था, तो सायम ने कहा, डायरेक्टर नोमी की कहानी जो कि सीरियल वाली थी सच साबित हुई है। मुनीब ने अपने साथ होने वाला वाक़या जो कागज़ में लिखा है, जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे कहानी याद आ गई। उसका एंड चुड़ैल के बाल जलाने से होना था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।